जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और दिल लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स उसको स्टार्ट किया है। उसके हमने एमसीक्यूज़ करने हैं। ठीक, चैप्टर वाइज ये सारे एमसीक्यूज़ हैं और इंशाल्लाह हम इसकी अच्छी तैयारी करेंगे। ठीक, जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं उनको भी तैयार करेंगे और इसके अलावा जो चैप्टर में से आए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको भी हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट? तो देखें, मैंने क्या किया है कि मैंने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए उर्दू में भी लिखा हुआ है। ठीक हो गया? तो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए आसानी है, जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी और जो उर्दू मीडियम है उनके लिए भी। ठीक, तो देखें डियर स्टूडेंट्स के हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है ये एक्सरसाइज का एमसीक्यूज़ है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल कौन सी है? मंदरजा झैल में से कौन सी एक मिसाल सिंपल हार्मोनिक मोशन को बयान करती है? ठीक हो गया? देखें डियर स्टूडेंट, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सादा पेंडुलम की मोशन, द मोशन ऑफ सीलिंग फैन, सीलिंग छत के वाले पंखे की मोशन, द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ज़मीन की अपने एक्सिस के गिर्द मोशन, एंड द बाउंसिंग बॉल ऑन अर्थ, फर्श पर उछलती हुई गेंद। डियर स्टूडेंट, देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी जो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे मेरे पास एक मैस है और ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन। ये क्या है इसकी मीन? अगर ये बॉडी इस मीन पोजीशन के अराउंड ऐसे ऐसे मूव करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पे देखें जो सिंपल पेंडुलम है इसकी जो मोशन है मेरे पास वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। जो अर्थ सीलिंग फैन है वो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा होता है, वो सर्कुलर मोशन में कर रहा होता है। स्पिनिंग ऑफ मोशन, ज़मीन जो होती है वो अपने एक्सिस के गिर्द मोशन कर रही होती है, इसकी भी सिंपल हार्म, वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव नहीं कर रही, अपने वो मीन पोजीशन के अराउंड मूव नहीं कर रही होती। और बाउंसिंग बॉल, बॉल जो होता है ज़मीन पर उछलता है उसकी जो मीन पोजीशन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होती है? कम होती है, वो भी इसमें अराउंड मोशन नहीं करता। तो हमारे पास जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो आंसर नंबर ए पॉइंट। ठीक हो गया? तो हमने इसको सर्कल कर देना है, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज़ है उसका आंसर है। ठीक, तो इसको डियर स्टूडेंट्स कर लें सर्कल। तो आगे हम करते हैं सेकंड। आगे हमारा है एमसीक्यूज़ नंबर 2। कहता है इफ़ द मैस ऑफ बॉब्स, कोई भी एक बॉब है किसका? पेंडुलम का। सपोज अगर मेरे पास ये एक पेंडुलम है, इसको मैंने यहाँ पे इसका बॉब, ये एक बॉब है। ठीक है? कहता है अगर बॉब का जो मैस है इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3 टाइम, अगर इसको 3 गुना कर देते हैं, जैसे इसका मैस 3 kg है, फिर हमने 3 गुना कर दिया तो मीन 9 kg हो गया। ठीक हो गया? पहले इसका मैस कितना था? 3 kg। जब मैं इसका 3 गुना करता हूँ मीन्स के मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 kg हो गया। कहता है अगर इसका मैस हम 3 फैक्टर इंक्रीज़ कर देते हैं द पेंडुलम मोशन विल बी, तो इस पेंडुलम की मोशन क्या होगी? अगर हम मैस को इंक्रीज़ कर देते हैं, पहले इसका मैस कितना था? 3 kg, फिर इसका मैस कितना हो गया? 9 kg। कहता है मैस इंक्रीज़ कर दिया है तो इस पेंडुलम की मोशन आया कि ये इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, या इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स फार्मूले पे चलते हैं। T = 2πL/g। ठीक हो गया? यहाँ पे देखें टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ इसकी सेम रही है, मैस इंक्रीज हो गया बट इसकी लेंथ क्या है? सेम। लेंथ अगर सेम रही है तो इस पेंडुलम की मैस अगर इंक्रीज कर भी दें तो इसका जो टाइम पीरियड है, अगर ये अपना एक सर्कल 1 सेकंड 2 सेकंड में या 3 सेकंड में कंप्लीट करता है तो मैस इंक्रीज करने के बाद भी वो अपनी जो मोशन है वो उसी 3 टाइम या 4 टाइम सेकंड में अपनी जो मोशन है वही परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया? मींस कि मैस इंक्रीज़ करने से इसके जो टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे देखें बी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, क्या जब हम मैस इंक्रीज़ करते हैं तो 2 गुना बढ़ जाएगा इसका मैस, इसका जो टाइम पीरियड नहीं जी। ठीक, बी रिमेन द सेम, इसकी जो मोशन है सेम रहेगी। यस, इसकी मोशन सेम रहेगी। क्यों जी? हमें पता है कि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, मैस पे डिपेंड ही नहीं करता। मैस इंक्रीज़ कर भी देंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा। तो सही वाली ऑप्शन हमारे पास क्या है? दिस वन। ठीक, तो डियर स्टूडेंट इसको भी नोट कर लें। 3 उसको परफॉर्म करने जा रहे हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, वो कौन सा ऐसा डिवाइस है कैन बी यूज टू प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है बोथ ट्रांसफर वेव्स एंड लैटिट्यूडनल वेव्स।
तो कहता है मुंदरजा ज़र में से कौन सा आला है जो ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडल वेव पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि ट्रांसफ़र वेव्स और लॉन्गिट्यूडल वेव्स जो हैं मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं। कहता है इनके लिए कौन सा आला जो हमें परफॉर्म करता है, क्या डोरी में परफॉर्म होता है? डोरी में डियर स्टूडेंट परफॉर्म नहीं होता। ठीक, डोरी में जस्ट हमें ट्रांसफ़र वेव मिलती है, लॉन्गिट्यूडल वेव्स हमें नहीं मिलती। हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग ऐसा स्प्रिंग है जो कि लॉन्गिट्यूडल वेव्स और ट्रांसफ़र वेव्स दोनों तरह की जो वेव्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो आपने इसको हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, तो रिपल टैंक में भी इस्तेमाल नहीं होता। रिपल टैंक क्योंकि हमें पता है कि वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें जस्ट हमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र वेव्स मिलती जाती हैं। ठीक, तो इसमें हमारे पास जो एक है वो हमारे पास है हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग जो होता है बोथ टाइप्स को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल। जी डियर स्टूडेंट, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 वेव्स ट्रांसफ़र। वेव्स ट्रांसफ़र करती हैं, क्या ट्रांसफ़र करती हैं डियर स्टूडेंट? चार ऑप्शन हमारे पास, एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। इन चारों में से क्या चीज़ ट्रांसफ़र करती है? डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि वेव जो होती है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। किस तरह? जिस तरह हमने रिपल टैंक का पढ़ा था कि अगर मेरे पास यहाँ पे अगर कोई मेरे पास बर्तन है कि इसमें अगर मैंने पानी को फिल अप किया हुआ है तो जब मैंने इस किसी पेंसिल को या किसी भी चीज़ को इसमें डिप करना है तो इसमें वेव प्रोड्यूस होनी है। मैंने जो एनर्जी उसको पानी में डिप करने के लिए दी है, जितनी एनर्जी से मैं उसको डिप करूँगा उतनी ही एनर्जी से वेव प्रोड्यूस होगी। मींस कि मेरी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो वर्किंग एनर्जी में चलेगी, वेव में चलेगी। ठीक हो गया, तो वेव्स क्या करती है? एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। तो इसकी सही वाली ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ए। इसको आपने सर्कल कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट इसको भी नोट कर लें। बाकी जी डियर स्टूडेंट, हम एमसीक्यू नंबर 5 करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र? मंदरजा ज़र में से कौन सा तरीका एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है? ठीक हो गया, तो हमारे फर्स्ट है कंडक्शन, दूसरा है रेडिएशन, थर्ड हमारा है वेव मोशन एंड फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था एनर्जी ट्रांसफ़र, लास्ट वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें थे एनर्जी के 3 मेथड, कंडक्शन, रेडिएशन एंड क्या था आगे उसने यहाँ पे उसकी जगह वेव मोशन दे दिया है। ठीक, कंडक्शन, रेडिएशन, ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो जो मेथड हमने पढ़े थे वहाँ पे कंडक्शन और रेडिएशन हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़े थे। तो यहाँ पे मेरे पास था फर्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन था, हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी चीज़ को एक साइड से हीट करें तो वो पार्टिकल्स मूव करते, हीट मूव करते हुए हमारे हाथ तक पहुँच जाती, इसको कहते थे कंडक्शन। रेडिएशन हमने पढ़ा था कि सूरज से जो हमारे पास लाइट आ रही है सन से, तो वो किस प्रोसीजर से, वो रेडिएशन। वेव मोशन अभी हमने लास्ट एमसीक्यूज पढ़ा है। और ऑल ऑफ दीज, तो डियर स्टूडेंट इसमें जो हमारे पास सही वाली ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। ये चारों के चारों मेथड क्या करते हैं? एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आप इसको नोट कर लें। तो एमसीक्यू नंबर 6 करते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 उसको करते हैं। कहता है इन वैक्यूम, वैक्यूम में ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम। वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रखती हैं, क्या सेम रखती हैं? ठीक हो गया, एक जैसी, यहाँ पे लिख लें एक जैसी रखती हैं। क्या एक जैसी रखती हैं जी? इनकी स्पीड एक जैसी रहती है, फ्रीक्वेंसी एक जैसी रहती है, एम्पलीट्यूड एक जैसी रहती है या वेवलेंथ। तो डियर स्टूडेंट हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो वैक्यूम पे डिपेंड ही नहीं करती। ठीक हो गया, वेव्स की 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो स्पीड उस पर वैक्यूम पे डिपेंड नहीं करती। तो इसकी जो सही वाली ऑप्शन हमारे पास है स्पीड। मींस के वैक्यूम में अगर ये चली भी जाती है तो इसकी स्पीड जो होती है वो सेम रहती है, स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो डियर स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट मींस के ये पेपर में पूछा गया था, इस वजह से मैंने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख दिया है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। जी तो स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। अ लार्ज रिपल टैंक, एक बड़ा सारा रिपल टैंक है विद वाइब्रेट वर्किंग एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज़। तो उसमें जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 30 हर्ट्ज़ है। प्रोड्यूस 25 कंप्लीट इन अ डिस्टेंस, वो नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस करती है कितनी? 25 नंबर ऑफ वेव्स। उसकी जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है 30 है और नंबर ऑफ वेव्स कितनी प्रोड्यूस कर रही है? 30 प्रोड्यूस कर रही है। तो हमने क्या करना है कि कितने डिस्टेंस पे, हर वेव्स का जो आपस में डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है।
द वेलोसिटी ऑफ वेव, तो वेव्स की जो वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। एक रिपल टैंक एक वाइब्रेटर के साथ 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 50 सेंटीमीटर के फासले पर मुकम्मल वेव्स पैदा करता है। वेव्स की वेलोसिटी मालूम करनी है। क्या करनी है हमने? वेव्स की वेलोसिटी मींस के वी फाइंड करना है हमने। ठीक होगा डियर स्टूडेंट। तो इसकी 4 ऑप्शन उसने हमें दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मैंने इसकी कैलकुलेशन की है। फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है और वेवलेंथ मींस के डिस्टेंस कितना है 50 और नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास 25 है। ठीक हो गया। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है n/t, हमने t फाइंड करना है। हमने इसको फ्रीक्वेंसी की जगह उसकी वैल्यू नंबर ऑफ़ वेव 25, तो उसका आंसर हमारे पास क्या है? t = हमारे पास 0.83। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया। तो वहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, तो हमने दोनों की वेवलेंथ मींस के d उसकी वैल्यू पुट की, टाइम की वैल्यू पुट की, तो फाइनल हमारे पास क्या है? 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। तो सही वाली ऑप्शन हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट? ये है। ठीक, मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया, आपने रट्टा नहीं लगाना इसको, आपने कैलकुलेशन को याद रखना है और ये पेपर में आता है तो हमने इसको अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म करना है। जी डियर स्टूडेंट, हमारे पास MCQ नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स इंडिपेंडेंट ऑथर। वेव्स की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि दूसरे पे डिपेंड नहीं करती? मंदरजा ज़र में से वेव की कौन सी खसूसियत दूसरों पर मुनहसर नहीं होती, दूसरों पे डिपेंड नहीं करती? कौन सी ऐसी खसूसियत है? स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास सही वाली ऑप्शन है वो हमारे पास है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करता, तो आपने इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेना है ताकि हमारा पेपर में अच्छे हो सके। जी स्टूडेंट, हमारे पास MCQ नंबर 9 और ये लास्ट है हमारा एक्सरसाइज का MCQ। कहता है हमने रिलेशन फाइंड करना है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान। ठीक हो गया। एक वेव्स की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशन है उसको हम फाइंड करने जा रहे हैं। Vf = लैम्डा, F लैम्डा = फ्रीक्वेंसी, V लैम्डा = फ्रीक्वेंसी, V = λ/f। तो डियर स्टूडेंट, जब हम ये चैप्टर रीड कर रहे थे तो आपको याद हो हमने एक रिलेशन पढ़ा था। वो रिलेशन जो हमारे पास सही वाली ऑप्शन थी वो V = F लैम्डा। ठीक हो डियर स्टूडेंट। तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स के ये पेपर में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 8 भी मैं बताना भूल गया, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 8 थी MCQ, वो भी इंपॉर्टेंट मीन्स के पेपर में आया हुआ था। इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। तो ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट था। जी तो स्टूडेंट, ये भी MCQ जो हमारा एक्सरसाइज का नहीं है, ये भी पेपर में से है। तो इसको देखते हैं। कहता है एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव की मिसाल कौन सी है? रेडियो वेव्स हैं, साउंड वेव्स है, या लाइट की वेव्स है, या एक्सरेज है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन हमें पता है कि ये ऐसी वेव्स होती हैं जो किसी मीडियम पे डिपेंड करती हैं। ठीक हो गया। तो रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। साउंड वेव एक ऐसी वेव है जो कि मैकेनिकल वेव्स की क्या एग्जांपल है। और रोशनी की लाइट, रोशनी भी हमें पता है कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, और एक्स रेज तो वैसे ही मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मींस के बाकी तीनों हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और साउंड वेव हमारे पास क्या है? मैकेनिकल वेव की एग्जांपल है। तो डियर स्टूडेंट, इसको भी नोट कर लें क्योंकि ये हमारा एक्सरसाइज में नहीं है, ये एक्सरसाइज पेपर के अंदर से है, तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो स्टूडेंट, ये वाला MCQ भी हमारा एक्सरसाइज का नहीं है, ये भी पास पेपर का है। देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड एनर्जी, साउंड की जो एनर्जी है वो किस किस्म की है, उसकी किस किस्म की है? कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है, मैकेनिकल की है, या थर्मल एनर्जी की है, या केमिकल एनर्जी की है। तो डियर स्टूडेंट, अभी जो लास्ट में अभी MCQ किया था, हमने पढ़ा था कि साउंड एनर्जी जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी थी। क्या थी ये हमारे पास? इसकी सही वाली ऑप्शन हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, इसको भी आप करें। ये हमारा एक्सरसाइज का नहीं है, इसको अच्छे तरीके, ये भी हमारा MCQ जो है पेपर में से है, एक्सरसाइज का नहीं है। आपने इसको अच्छे तरीके से देखें कि हुक्स लॉ हमें पता है। हुक्स लॉ किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट? ये हम पढ़ के हैं। हुक्स लॉ जो था हमें पता था F = -K/x। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। K जो हमारे पास यहाँ पे क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो वो किसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है हमसे? स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो मींस के K की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही वाली ऑप्शन देखें
कि बाय हुक्स लॉ एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहाँ से के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, कह रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से हमारे लिए इजी है इसको फाइंड करना कि के इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। तो ये हमारे क्या था, सही वाली ऑप्शन। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, आप इसको अच्छे तरीके से जी। तो स्टूडेंट ये वाला एमसीक्यूज हमारा पास पेपर में से कहता है फार्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम, सादा पेंडुलम का फार्मूला क्या है। डियर स्टूडेंट ये हमने पढ़ के हैं चैप्टर में से, ठीक है, सादा पेंडुलम। तो देखें आपको खुद ही पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, ये हमारे पास हमारा आंसर है। ठीक है, टी इज़ इक्वल टू पाई के ओवर जी, ये के कॉन्स्टेंट है, ये तो है नहीं। टी इज़ इक्वल टू एम ओवर के, ये भी नहीं है। टी इज़ इक्वल टू एम ओवर जी, ये नहीं है। हमारे पास जो सही ऑप्शन है हमारे पास टी इज़ इक्वल टू पाई एल ओवर जी। डियर स्टूडेंट आप इसको नोट कर लें जी। तो स्टूडेंट ये अभी हमारा पास पेपर में से है और इम्पोर्टेंट है। जो पास में से जितने भी पेपर एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने को अच्छे तरीके से करना है। कहता है एक स्प्रिंग के साथ जो मैस अटैच है उसका फार्मूला क्या है। पहले हमने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम का फार्मूला, लेकिन यहाँ पे एक स्प्रिंग के साथ अटैच जो मैस है उसका फार्मूला टी इज़ इक्वल टू पाई एल ओवर जी, ये तो सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है, हमें पता है। टी इज़ इक्वल टू पाई एम ओवर के, ठीक हो गया, ये फार्मूला हमारे पास ही है, दिस वन। टी इज़ इक्वल टू पाई के ओवर एक्स, ये भी नहीं है। टी इज़ इक्वल टू पाई एक्स ओवर के, तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है टी इज़ इक्वल टू पाई एम ओवर के। डियर सुना आपने इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। ये वो वाला फार्मूला आपने याद रखना है कि जब स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है, और ये वाला फार्मूला अभी हम जो लास्ट पढ़ा था सिंपल पेंडुलम का फार्मूला था, टी इज़ इक्वल टू एल ओवर जी। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस आपने याद है। अगर स्प्रिंग की बात करता है तो हमने ये वाला फार्मूला लिखना है, और अगर सिंपल पेंडुलम की बात करता है तो हमने ये वाला फार्मूला लिखना है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए हमारे एमसीक्यूज़ इतने ही थे। उम्मीद करते हैं कि आपने इनको अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा और इनको नोट भी कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट आपने इनको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। अपने दूसरे कोलीग्स जो कोरोना की वोकेशन की वजह से पढ़ नहीं रहे हो, पेपर भी हमारे रिसेंटली होने वाले हैं, तो डियर स्टूडेंट आप उनके साथ भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। तो जल्द ही मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।